पुराने जमाने की बात है। चिड़िया, कबूतर, तोता और कौवा कहीं जा रहे थे। उनका सफर बहुत लंबा था। जब हरा भरा जंगल खत्म होता है तो सूखा जंगल शुरू हो जाता है। वो सब थक जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। मुझे प्यास बहुत लगी हुई है और मैं थक गया हूँ। मैं इससे ज्यादा और नहीं उड़ सकता। अब तो पानी दूसरे जंगल में जाकर ही मिलेगा और हमारा सफर भी लंबा है। चलो हम थोड़ी देर यहाँ खोज करते हैं। हो सकता है हमें इसी जंगल में कुछ खाने और पीने को मिल जाए। जिसे जो भी मिलेगा वो दूसरों के साथ मिल बांट कर खाए पिएगा। ऐसे वो सब अलग अलग दिशा में उड़ते हैं। काफी खोज के बाद कबूतर को एक सूखी हुई नदी के पास एक नारियल का पेड़ दिख जाता है, जिस पर एक नारियल लगा हुआ था। ये फल दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका स्वाद भी अच्छा ही होगा। मैं इसे तोड़कर देखता हूँ। फिर कबूतर अपनी चोंच से नारियल को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर कबूतर नारियल उठाता है और वापस जाता है। वो सब फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। किसी दूसरे पक्षी को कुछ भी खाने को ना मिला था। दोस्तों, मुझे ये एक फल सूखी नदी के पास से मिला है, मगर मैंने इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु ये फल तो टूट ही नहीं रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस फल का छिलका लकड़ी से बना हुआ है। मेरी चोंच बहुत तेज है, मैं इसे काट सकता हूँ। हाँ, तोता ये कर सकता है। इसकी चोंच बड़ी भी है और तेज भी। फिर तोता अपनी तेज चोंच बार बार उस नारियल पर मारता है, मगर सब फजूल। वो नारियल ऐसे कहाँ टूटने वाला था। बारी बारी कोशिश करने के बाद वो सब निराश हो जाते हैं और नारियल उनसे नहीं टूटता। इस फल ने तो हमें पहले से भी ज्यादा थका दिया है। चलो इसे छोड़कर कहीं और जाते हैं। जाते जाते कौवा वो नारियल अपने पंजों में उठा लेता है और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। फिर कौवे के दिमाग में एक उपाय आता है और कौवा दूसरे दोस्तों से ऊपर बुलंदी में चला जाता है। कौवे, नीचे आ जाओ, नीचे, इतनी बुलंदी पर ना उड़ो। फिर कुछ बोले बिना कौवा वो फल ऊपर से नीचे जमीन की तरफ फेंक देता है, जो नीचे गिरते ही टूट जाता है। ये देखकर सब पक्षी बहुत खुश होते हैं और वो सब नीचे उतरते हैं। इस फल में तो पानी भी था, मगर अफसोस हम पानी नहीं पी सके। यार कालू, क्या दिमाग लड़ाया। हम में से किसी के भी दिमाग में इस फल को ऐसे तोड़ने का ख्याल नहीं आया। दोस्तों, किसी काम से हार मानने से अच्छा है कि दिमाग लड़ाते जाओ और फिर वो काम हो ही जाता है। फिर वो सब मजे मजे से नारियल खाते हैं। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट था। अब अगर हमें कहीं से पानी मिल जाए तो बाकी का सफर बहुत आराम से गुजर जाएगा। जैसे भोजन मिल गया, ऐसे ही हमें कहीं ना कहीं से पानी भी मिल जाएगा। वो फिर से उड़ते हैं और फिर उन्हें एक वीराने में एक घर नजर आता है, जिसके बाहर एक मटका पड़ा हुआ था। वो सब दोस्त वहाँ उतरते हैं। इस मटके में पानी तो है, मगर बहुत थोड़ा पानी है। हमारी चोंच इस पानी तक नहीं पहुँच सकती। काश मैं सारस होता तो मैं ये पानी पी लेता। सारस होने से कहीं अच्छा है कि तुम अपने दिमाग से सोचो कि इस पानी को कैसे पी सकें। फिर वहाँ बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। पक्षियों, लगता है पानी की खोज में हो।
माँ जी, बहुत प्यास लगी हुई है। हम दूसरे जंगल जा रहे हैं और थके हुए भी हैं। मेरे इस घड़े में पानी तो है, मगर पानी बहुत थोड़ा है। शायद वो आपके काम न आ सके, क्योंकि आप में से किसी की भी चोंच इस पानी तक नहीं पहुंच सकती। फिर कुछ देर के बाद कौवा उछलकर बोलता है, आ गया, पानी ऊपर आ गया। मेरे दादाजी ने एक बार ऐसे पानी पिया था। चलो हम भी ट्राई करते हैं। कौवे, कैसे? पानी कैसे ऊपर आएगा? पानी तो वहीं का वहीं है। सब दोस्त जाओ और कंकरियां ला ला कर इस मटके में फेंको। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। वो कंकरियां लाते हैं और मटके में फेंकने लगते हैं। धीरे धीरे मटके का पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि उनकी चोंच पानी तक पहुँच सकती थी। फिर वो सब जी भर के पानी पीते हैं। बूढ़ी फाख्ता कौवे की अकल देखकर हैरान थी। वो भी पानी पी लेती है। कौवे भैया, आपकी बुद्धि के कारण हमें खाना मिल गया और पानी भी। शायद इसलिए मेरे दादाजी कहा करते थे कि जरूरत आजाद की माँ है। फिर वो सब खुशी खुशी अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। चुलबुली बेटी, क्या आज नदी पर नहीं जाओगी आप? माँ, आप मुझे घर पर ही पानी ला दें। वो कौवा बहुत शैतान है। जब भी हम नदी पर जाती हैं, वो हमें देखकर सीटियाँ बजाता है और तरह तरह की बातें करता है। बेटी, हम बेटियाँ इतनी कमजोर नहीं होती कि कोई सीटी बजाए और हम बाहर जाना छोड़ दें। गली में कुत्ते भौंकते रहते हैं और गुजरने वाले गुजर जाते हैं। हाँ, अगर कुत्ता ज्यादा ही भौंके तो अपने पास डंडा रख लेते हैं। माँ, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। अब मुझे किसी का डर नहीं है। जिसकी मम्मा इतनी बहादुर हो, वो कैसे कमजोर हो सकती है? फिर चुलबुली अपने घर से निकलती है। वो सीधी नदी पर जाती है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। आप मुझे अकेली देखकर हर रोज तंग करते हो। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? माँ बहन तो है, मगर वो काली है। तुम्हारी तरह लाल गुलाबी नहीं है। हो 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 हो। बेशरम, बेशरम, दुष्ट कौवा, बुरा कौवा। ऐसा कहते हुए चुलबुली वहाँ से उड़ जाती है। डर गई, बेचारी डर गई। कब तक डरेगी? एक ना एक दिन तो कालू से दोस्ती करना ही पड़ेगी। हो 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 हो। तो माँ को बताना था। वो कौवा मेरे साथ भी ऐसा ही करता था। मैंने माँ को बताया। तो फिर क्या किया आपकी माँ ने? माँ ने कहा कि अब हम दूसरी नदी पर चली जाया करेंगी। अब हम पहाड़ों वाली नदी पर जाती हैं पानी पीने। मगर वो नदी तो बहुत दूर है। वहाँ कालू कौवा तो नहीं होता। मुझे कालू कौवे से बहुत डर लगता है। मेरी मम्मा तो कहती हैं कि लड़कियाँ कमजोर नहीं होती। फिर आपकी मम्मा ने ऐसे क्यों कहा? ये तो मैं नहीं जानती। मैं आज माँ से पूछूंगी। गुड़िया रात को अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, चुलबुली को भी कालू कौवा बहुत तंग करता है, मगर उसकी माँ ने तो उसे नदी पर जाने से नहीं मना किया, बल्कि उसकी मम्मा ने कहा कि लड़कियाँ इतनी कमजोर नहीं होती। फिर हम नदी पर क्यों नहीं जाती? बेटी, वो तो ठीक है, मगर गंदी चीज को छेड़ने से छींटे खुद पर ही तो पड़ते हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है कि गंदी चीज से दूर ही रहें तो अच्छा है। मगर माँ, गंदगी को रास्ते से हटा दें तो उस गंदगी से
सब बच सकते हैं। ये बात भी मेरी बेटी ने ठीक की है। चलो हम मिलकर कोई उपाय सोचेंगे उस कालू के बच्चे का। फिर कुछ दिनों बाद एक कबूतरी उस जंगल में नहीं आती है। वो जब नदी से पानी पीने जाती है तो कालू कौवा उसे देखकर रोज की तरह सीटियां बजाता है। नहीं आई हो, बड़ी सुंदर हैं आपकी आंखें, और चोंच पर अगर लिपस्टिक लगा लो तो और भी सुंदर लगोगी। लिपस्टिक लगाओ? अपनी माँ के, अपनी बहन के? अच्छा, तो फिर ला दो लिपस्टिक मुझे। मैं तुम्हारे जैसे आवारा के मुंह नहीं लगती। फिर वो कबूतरी वहाँ से चली जाती है। ये कौवा जरूर दूसरी पक्षियों के साथ भी ऐसा ही करता होगा। मैं बुलबुल के पास जाती हूँ। उसने तो मेरा नदी पर जाना ही मुश्किल बना रखा है। मैं भी सोच रही हूँ गुड़िया की तरह पहाड़ों वाली नदी पर ही चली जाया करूँ। तो क्या वो कौवा गुड़िया को भी तंग करता है? गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। हाँ, मुझे भी तंग करता है, मगर अब मैं पहाड़ों वाली नदी पर नहीं जाऊंगी, बल्कि गंदगी को रास्ते से हटाऊंगी। ये काम तुम अकेले नहीं, बल्कि हम सब मिलकर करेंगे। फिर वो तीनों सहेलियाँ एक योजना बनाती हैं। मैं जाऊंगी नदी पर और मैं बैठूंगी पेड़ पर मिर्ची वाला पानी लेकर, और मैं झाड़ियों में पानी में गोबर मिलाकर। फिर वो सब हंसने लग जाती हैं। दूसरे दिन हर रोज की तरह कालू कौवा नदी पर जाने की तैयारी करता है। शीशे में खुद को देखते हुए वो बहुत खुश हो रहा था। अगर रंग थोड़ा सा सफेद होता तो क्या ही मजा था। चलो खैर, ऐसे भी चलेगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा नदी पर जाता है। नदी पर पहले से चुलबुली बैठी हुई थी। कालू कौवा भी पास जाकर बैठ जाता है। आज तो सुबह सुबह ही प्यास लग गई चुलबुली को। क्या रात को पकोड़े खाए थे? जी हाँ, तुम्हें कोई मसला? मसला तो मेरा हल हो जाए अगर अपना नंबर मुझे दे दो तो। हो। अब फिर से मेरी माँ बहन का नाम ना लेना। लड़कियाँ कमजोर नहीं, बुराई को खत्म करो, गंदगी को रास्ते से हटाओ। ऐसा कहते हुए लूसी मिर्ची वाला पानी कालू पर गिराती है और गुड़िया गोबर वाला पानी कालू के ऊपर गिरा देती है। चुलबुली के पास भी कपड़े धोने वाला डंडा था। कालू की खूब धुलाई होती है। मैं मर गया। आज से आप सब मेरी बहनों की तरह हो। बस एक बार माफ कर दो। मैं कौन हूँ? लूसी बहन, मेरी बड़ी बहन। और मैं? मेरी सुंदर सी गुड़िया बहन। डंडा दिखाते हुए चुलबुली पूछती है, और मैं? आप तो सबसे सुंदर बहन हो मेरी। अब भागो यहाँ से। अगर फिर नदी पर नजर आए तो मार मार कर चोंच तोड़ देंगे हम सब मिलकर। फिर कालू वहाँ से भाग जाता है और फिर कभी ऐसा नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बुराई से दूर भागने की बजाय उसका मुकाबला करना चाहिए और उसे खत्म करना चाहिए। सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने में केवल 2 दिन बाकी थे। जग्गू कौवा नदी पर बैठा हुआ खिलौनों से खेल रहा था जब चिड़िया का बेटा कुकू वहां आता है। जग्गू, मैं आज अपनी मम्मा के साथ नानों के पास जा रहा हूँ। हम कल लौट कर आएंगे और फिर परसों स्कूल जाने की तैयारी भी करनी है।